नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार कार्तिकेय क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, राज्य व्यवस्था के क्रम में आज हम लोग राष्ट्रपति पद पे चर्चा करेंगे और राष्ट्रपति के साथ साथ हम उससे पहले मौलिक कर्तव्यों को भी समझेंगे। तो कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, एक आध क्वेश्चन मैं रिवीजन के लिए आपके लिए लाया हूँ और फिर उसके बाद में हम लोग आगे सेशन को बढ़ाएंगे। आप सेशन में लास्ट तक जुड़िएगा जरूर, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए सेशन शुरू करते हैं। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किस प्रावधान में रखा गया है? मैंने कल जाते जाते आपको बताया था कि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन है, अनुच्छेद 51 में भारत सरकार विदेशी मामलों में जो है भाईचारा और कहीं ना समृद्धि की बात करेगी। 50 के अंतर्गत न्यायपालिका और कार्यपालिका में क्या किया गया है? पृथक्करण रखा गया था। इतनी बात तो समझ में आपको कल आ गई होगी। अनुच्छेद 48 में क्या था ये कमेंट करके आप हमको बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आज का पहला सवाल मौलिक कर्तव्य पे। भारतीय संविधान में किस भाग में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य भैया, जब भारतीय संविधान बना था तो मौलिक कर्तव्य था नहीं, मौलिक कर्तव्य बाद में लाया गया है। मौलिक कर्तव्य कब लाया गया है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा लाया गया है। और जब मौलिक कर्तव्य लाया गया है तो मौलिक कर्तव्य संख्या में कितना था? मौलिक कर्तव्य संख्या में 10 था। अभी वर्तमान में मौलिक कर्तव्य संख्या में कितना है? तो मौलिक कर्तव्य संख्या में वर्तमान है 11। और ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य आया है ये कहाँ से आया? 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा आया। अभी हम इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे भी। तो बताइए भारत के किस भाग में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो भैया 5 में जोड़ा गया नहीं, 5 में संघ है। 6 में जोड़ा गया, एकदम गलत, ये भी आपका। भाग 4 के का में जोड़ा गया, तो इसका सही ऑप्शन है सी, यानी भाग 4 के का में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 8 हैं, नहीं। 7 हैं, नहीं। 10 हैं, नहीं। पहले थे 10, अभी वर्तमान में कितने हैं? 11। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है भैया? 11। जब जोड़े गए थे तब कितने थे? 10। नेक्स्ट, अब मौलिक कर्तव्य को थोड़ा सा समझ लेते हैं। मौलिक कर्तव्य देखिए क्या है कि जब हमारा भारतीय संविधान बना तो उस समय हमने मौलिक कर्तव्य की ज़रूरत नहीं समझी, लेकिन बाद में हमें ये लगा कि हम अधिकार तो दे रहे हैं लेकिन हमको नागरिकों से कुछ वापस भी लेना चाहिए, तो हमने कर्तव्य के रूप में उसको संविधान में भाग 4 के का के माध्यम से जोड़ा। अब समझिएगा, जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं ये सोवियत संघ, जो आज का रूस है, ये पूर्व में हुआ करता था सोवियत संघ, तो सोवियत संघ के संविधान से मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। इस मौलिक कर्तव्य को शामिल करने में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति, यानी सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई और इसकी सिफारिश पर, इसकी संस्तुति पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा, दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस समिति पे आए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति पे आए। किस संविधान संशोधन से आए? तो 42वें संविधान संशोधन से आपके 1976 में सबसे पहली बार आपके 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। इनको भाग 4 के का में अनुच्छेद 51 के का में जोड़ा गया है। भाग 4 के का में अनुच्छेद 51 के का में मौलिक कर्तव्य को जगह बना करके जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। इनकी संख्या वर्तमान में 11 है। मूल जब इनको जोड़ा गया था मूल रूप से तब इनकी संख्या कितनी थी? 10 थी। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। समझिएगा इस बात को। 11वें मौलिक कर्तव्य में बेसिकली ये है कि प्रत्येक अभिभावक की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, उनको शिक्षा के लिए भेजें, ठीक है। जो देश का हर नागरिक है उसको मौलिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, ये सभी आप लोग जानते भी हो, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद में आ जाते हैं अगले सवाल की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कहाँ पे संविधान में सम्मिलित किया गया है मौलिक कर्तव्यों को? तो भैया अनुच्छेद 51 के का में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। बात समझ में आ गई? कहाँ पे? भाग 4 के का में, याद हो जाना चाहिए इतना। नेक्स्ट, इसके बाद में अगले सवाल की बढ़ते हैं। कहता है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का पद है? तो यहाँ से हमारा भाग
4 के बाद में भाग 5 शुरू हो जाता है। कौन सा भाग शुरू हो जाता है भैया? भाग 5। और भाग 5 में किसकी बात होती है? संघ। और संघ में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी? राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति का पद कौन से अनुच्छेद में है? 50 में नहीं, 51 में नहीं, 52 में। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का पद है? तो राष्ट्रपति का पद किस में बताया गया है? अनुच्छेद 52 में। यानी भारत राष्ट्र का एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। और जो राष्ट्रपति होगा इसको हम लोग कहेंगे भारत का प्रथम नागरिक। इसको हम लोग क्या कहेंगे? भारत का प्रथम नागरिक कहेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद में इसकी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोग समझेंगे बारी बारी से। अनुच्छेद क्या कह रहा है? संघ की सभी कार्यपालकीय शक्तियां राष्ट्रपति के पास किस अनुच्छेद के तहत होती हैं? ठीक है, कौन सी शक्तियां? कार्यपालकीय शक्तियां। तो 52 में बताया गया है आपको भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और 53 में बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति के पास जो है सभी कार्यपालकीय शक्तियां होंगी। या हम कहें इस तरह से कि भारत के राष्ट्रपति में सभी कार्यपालकीय शक्तियां निहित होती हैं, जिनका प्रयोग, अब समझिएगा, पहले तो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। संघ की कार्यपालकीय शक्तियां राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद में होती है? तो अनुच्छेद 53 इसका क्या है? सही जवाब है। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास में समस्त कार्यपालकीय शक्तियां होती हैं। ये बात एकदम सही है। ठीक है, अब मैं बात करूं इस कार्यपालकीय शक्तियों का प्रयोग वो करता कैसे है? तो वो करता है अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। अच्छा, इसके अधीनस्थ अधिकारी होते कौन है? तो इसके अधीनस्थ अधिकारियों में होता है कौन? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। ठीक है, और उसकी मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद इसको क्या देते हैं? सलाह देते हैं। अभी हम लोग जब प्रधानमंत्री पढ़ेंगे तो उसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे भी, लेकिन अभी इतना समझिएगा कि कार्यपालकीय शक्तियां किस में निहित होती हैं? राष्ट्रपति में निहित होती हैं। कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 53 में दिया गया है। लास्ट में सेशन में हम लोग सारे अनुच्छेदों को एक तरफ से पढ़ेंगे। राष्ट्रपति में जितने भी अनुच्छेद हैं उनको हम बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे। 51, 52, 53, 54, 55, यानी जितने भी अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित है सारे अनुच्छेद हम लोग क्लास के लास्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा राष्ट्रपति को, अपने देश के राष्ट्रपति को समझ लेते हैं। देखो, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो देश का प्रथम नागरिक होता है। अभी मैंने आपको बताया देश का प्रथम नागरिक होता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको नोट्स बनाने में थोड़ा सा आसानी होगी। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये बात भी मैंने अभी आपको बताया। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 अभी मैंने डिस्कस किया। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत समस्त कार्यपालकीय शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं और इसका प्रयोग वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा, जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं। ये बात मैंने अभी आपको डिस्कस की। नेक्स्ट, इसके बाद में राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। ये बात कहाँ पे है? अनुच्छेद 54 में है। मैं अभी बारी से लास्ट में सारे अनुच्छेद पढ़ूंगा, लेकिन अभी आप इसको ध्यानपूर्वक समझते चलिएगा। अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल होगा, और इस निर्वाचक मंडल में शामिल कौन होगा? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अब थोड़ा सा इसको अलग से हम समझ लेते हैं। अनुच्छेद 54 में बताया गया कि एक निर्वाचन मंडल होगा। निर्वाचन मंडल में होगा कौन कौन? तो इसमें मुख्य रूप से 3 लोग होंगे। एक कौन होगा? लोकसभा के सदस्य, एक कौन होंगे? राज्यसभा के सदस्य, और एक कौन होंगे? विधानसभा के सदस्य। आपको पता होगा कि प्रत्येक राज्य में विधानसभा है और वहाँ के जो निर्वाचित सदस्य होंगे ये तीनों लोग मिलकर के, यानी लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य मिलकर के वोट करेंगे और चुनेंगे क्या? राष्ट्रपति। और क्या चुनेंगे भैया? राष्ट्रपति चुनेंगे। अब इनके साथ साथ में विधानसभाओं की अगर बात करूं तो दिल्ली और पांडिचेरी भी 2 विधानसभाएं हैं। राज्यों के साथ साथ में 2 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जहां पर विधानसभाएं हैं, दिल्ली और पांडिचेरी। इनके निर्वाचित सदस्य भी कहाँ हिस्सा लेंगे? राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करेंगे। दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं। अब आ जाओ इसके बाद में, राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति और गुप्त मतदान होता है। ये बात याद रखेगा कि राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। ठीक है, अब समझिएगा भारत के राष्ट्रपति की योग्यता है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है कि भारत के राष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है। तो भारत के राष्ट्रपति की पहली योग्यता की वो क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता क्या होती है भैया? वो कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी हो जाना चाहिए। 35 वर्ष की आयु
पूरी हो जाना चाहिए। और तीसरी कहती है लोकसभा का सदस्य, किसका सदस्य, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अब राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, सभी को पता है। फिर उसके बाद में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है भैया, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट इसके बाद में आ जाओ, अगर राष्ट्रपति ने अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दिया है तो उपराष्ट्रपति इसकी तुरंत सूचना किसको देगा, लोकसभा अध्यक्ष को देगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत किसको देता है, ये बहुत महत्वपूर्ण, आपके पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप देता है तो उपराष्ट्रपति तुरंत इसकी सूचना किसको देता है, तो इसकी तुरंत सूचना वो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अब राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो दिलाते हैं। आपके लिए कॉमेंट में एक क्वेश्चन है कि आपको बताना है भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत भारत में जो राष्ट्रपति है इसको हटाने की एक प्रक्रिया बताई गई है और उस प्रक्रिया को कहा गया है महाभियोग। महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो बेसिकली कहाँ से ली गई है, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है और इसको भारत के संविधान में अनुच्छेद 61 के अंतर्गत रखा गया है। और महाभियोग की प्रक्रिया के तहत ही राष्ट्रपति को, अपने देश के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 108 ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर डबल ट्रिपल स्टार बना लीजिए। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत ये बताया गया है कि राष्ट्रपति दोनों सदन, देश के अंदर 2 सदन, कौन से, लोकसभा और कौन, राज्यसभा, इन दोनों सदनों को एक साथ में बुला सकता है, इनकी मीटिंग कर सकता है, यानी इनका संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। अच्छा, ये जो संयुक्त अधिवेशन होगा इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो जब लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन होता है तो लोकसभा का अध्यक्ष इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट इसके बाद में आ जाएं, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत ये बताया गया है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। अध्यादेश बेसिकली होता क्या है, अध्यादेश देखिए क्या होता है कि जब हमारे देश के अंदर सेशन ना चल रहे हो लोकसभा और राज्यसभा के, तो उस परिस्थिति में अगर कोई अधिनियम लाना है, अगर कोई कानून लाना है तो राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो अनुच्छेद 123 का प्रयोग करके 6 महीने के लिए वैलिड, अच्छा एक बात ये याद रखिएगा, अध्यादेश कितने दिनों के लिए वैलिड होता है, तो इसके लिए वैलिडेशन जो होती है वो 6 माह की होती है। 6 माह के लिए वैलिड एक जो है कानून लाया जा सकता है। अब 6 महीने के अंदर ही उस कानून को लोकसभा और राज्यसभा में पारित होकर के, यानी जैसे एक विधेयक को अधिनियम बनने में जो प्रक्रिया है वो फॉलो करानी पड़ेगी। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे, ये हमने कुछ जान लिया है राष्ट्रपति के बारे में, अब इससे रिलेटेड ही आपको कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं। जैसे मैंने कहा कि राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि क्या आवश्यक नहीं है। तो पहला ऑप्शन, आयु 35 वर्ष हो, ये आवश्यक है। पढ़ा लिखा हो, अभी हमने जो योग्यताएं पढ़ी उसमें ये पॉइंट नहीं पढ़ा है, आगे के ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ये भी बात बिल्कुल सही, हमने अभी पढ़ी। देश का नागरिक हो, ये भी बात एकदम सही है, यानी पढ़ा लिखा हो ऐसी कोई जो है अनिवार्यता नहीं है। तो इसके लिए जो आवश्यक नहीं है वो क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ प्रधानमंत्री नहीं, राज्यपाल नहीं, भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अब भारत का मुख्य न्यायाधीश अगर अनुपस्थित है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश अपने किसी भी जो है अधिकारी को नियुक्त करके उनको शपथ दिला सकता है। ज़्यादातर होता यह है कि मुख्य न्यायाधीश अपने जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उनको भेज देता है शपथ दिलाने के लिए, लेकिन आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि अनुच्छेद 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति की शपथ है और भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री, राज्यपाल, भारत का मुख्य न्यायाधीश, एकदम नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, और वो क्या है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपेगा, तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेगा, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंप देगा, तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप देता है। ठीक है, सौंपने का मतलब उनके संबोधित करते हुए वो अपना त्यागपत्र बनाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, बिल्कुल उसके पद से हटाया जा सकता है, लेकिन किसके द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा नहीं, संसद द्वारा। किसके द्वारा हटाया जा सकता है, ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है, यानी संसद द्वारा, यानी लोकसभा और
राज्यसभा में बाकायदा इस प्रस्ताव को रख करके उसको पारित करा करके राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। और इस हटाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, महाभियोग कहते हैं, जो हमने अभी आपको बताया। और महाभियोग किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत है। महाभियोग की जो प्रक्रिया है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, ये किस देश के संविधान से ली गई है, तो यूएसए से ली गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि राष्ट्रपति अपने पद किसी कारण से रिक्त हो जाए, यानी राष्ट्रपति का पद किसी कारण से रिक्त हो जाए तो कार्यभार कौन लेता है। तो राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त होगा तो प्रधानमंत्री नहीं, कोई भी मंत्री, एकदम गलत। भारत का मुख्य न्यायाधीश ले सकता है, बट अगर आपको ऑप्शन दिया है उपराष्ट्रपति तो इसका जो सबसे सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा। एक बार ऐसा हुआ है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है। अब वो कब होता है, जब राष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो जाए। तो ऐसी स्थिति में, जब इस तरह की स्थिति बनती है, तब भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है। और एक ऐसा हुआ है और एकमात्र कार्यवाहक राष्ट्रपति है वो है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, अभी हम लोग जो लास्ट में एक लिस्ट देंगे उस लिस्ट में पूरे राष्ट्रपति हैं, कौन सा राष्ट्रपति, कौन सा कार्यवाहक राष्ट्रपति, इन सब चीज़ों पे पूरी एक लिस्ट लास्ट में है, वो आप वहाँ से क्लिक कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है। तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक प्रधानमंत्री नहीं बुला सकता, राष्ट्रपति ही बुला सकता है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। अभी मैंने जो आपको राष्ट्रपति के बारे में बताया था तो ये बात मैंने डिस्कस भी की थी कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। और इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, तो इस अध्यक्षता कौन करेगा भैया, लोकसभा का अध्यक्ष। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष। वर्तमान में है कौन, तो कौन है भैया, ओम बिड़ला। वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, तो कौन है, ओम बिड़ला। बात समझ में आ रही है। तो 108 के अंतर्गत, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है, तो राष्ट्रपति बुला सकता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, जो वर्तमान में ओम बिड़ला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है भैया, क्या कहता है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। तो निम्न में से प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ओके। भारत के मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अभी मैंने बताया अध्यादेश क्या होता है, जब सेशंस ना चल रहे हो, लोकसभा और राज्यसभा ना चल रही हो, ऐसी स्थिति में अगर कानून लाना है तो राष्ट्रपति आपको अनुच्छेद 123 का प्रयोग करते हुए 6 महीने के लिए वैलिड, यानी 6 महीने के लिए वैलिड अध्यादेश ला सकता है। और ये पावर इसको कौन से अनुच्छेद देता है, 123 देता है, यानी इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, अगले क्वेश्चन हमारे खत्म। अब हम लोग एक लिस्ट है जिस पे चर्चा करेंगे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 2 बार के लिए निर्वाचित हुए। फिर अगले राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो पहले उपराष्ट्रपति के रूप में भी चुने गए थे। तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, जो कि आपके कह सकते हैं कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति रहे हैं। अब इनके निधन के बाद में आपके वी वेंकट गिरी को क्या बनाया गया था, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। और फिर इन्होंने भी अपना क्या दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। तो अब देखिएगा, राष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो गया और उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो गया। तो ऐसी स्थिति में अब जो मुख्य न्यायाधीश जो हैं उस समय पर, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, जिनका नाम था क्या, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। और फिर उसके बाद में आपके वी वेंकट गिरी चुन लिए जाते हैं राष्ट्रपति के रूप में। फिर उसके बाद में फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं। और फिर बीडी जत्ती राष्ट्रपति बनते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति, ये उपराष्ट्रपति होते हैं। और फिर चूंकि इनका निधन हो जाने के बाद में बीडी जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया जाता है। अगले राष्ट्रपति के रूप में नीलम संजीव रेड्डी निर्वाचित होते हैं। और इनके बारे में खास बात यह है कि ये भारत के पहले एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति हैं। कौन, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। और ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। अगर मैं इनके और जीवन की बात करूं तो ये लोकसभा के अध्यक्ष रहने के साथ साथ जब ये राष्ट्रपति के चुनाव में आए तो इनके साथ में, इनके मुकाबले में कोई आया ही नहीं। तो इसलिए ये एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति रहे हैं भारत के। अगले ज्ञानी जैल सिंह, जो पॉकेट
वीटो के लिए बहुत चर्चित रहे हैं। डाक अधिनियम पर इंदिरा गांधी और ज्ञानी जैल सिंह मतभेद रहे, आप इनको हिस्ट्री में पढ़िएगा। नेक्स्ट इसके बाद में जो अगले राष्ट्रपति रहे हैं वो आर वेंकटरमन रहे हैं, फिर उसके बाद में शंकर दयाल शर्मा रहे हैं, फिर उसके बाद में के आर नारायण रहे हैं। पहले दलित राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं के आर नारायण, पहले दलित राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। फिर उसके बाद में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। फिर उसके बाद में पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं, जो देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। फिर उसके बाद में प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं और रक्षा मंत्री इत्यादि, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री इत्यादि पदों पर रहे प्रणब मुखर्जी। फिर उसके बाद में आपके रामनाथ कोविंद जी आते हैं जो कानपुर से संबंधित हैं। अब वर्तमान में कौन है भैया, तो वर्तमान है द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान में कौन है भैया, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। अब कुछ राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद हैं उन पे अगर हम चर्चा कर लेते, कुछ महत्वपूर्ण पे चर्चा कर लेते, तो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि राष्ट्रपति समस्त कार्यपालिकीय शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 54 की बात करें तो अनुच्छेद 54 में मैंने बताया निर्वाचक मंडल होता है राष्ट्रपति का। निर्वाचक मंडल में कौन कौन से होते हैं सदस्य, तो आपके कौन होते हैं, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य। और ये सब जो सदस्य हैं ये कौन से हैं, निर्वाचित सदस्य हैं। नेक्स्ट इसके बाद में 55 के अंतर्गत निर्वाचन की रीति है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 56 भी इंपॉर्टेंट नहीं, 57 भी छोड़ दीजिए। 58 की बात कर लेते हैं। 58 में योग्यताएं हैं, और योग्यताएं मैंने आपको बताई। योग्यताएं कौन सी हैं, 35 वर्ष का होना आवश्यक है, राष्ट्रपति पद के लिए 35 वर्ष का होना आवश्यक है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और भारतीय नागरिक हो। ठीक है, 60 इंपॉर्टेंट है, 60 आप याद कर लीजिएगा। शपथ कौन दिलाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, और शपथ किस अनुच्छेद में अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 60 के अंतर्गत। अनुच्छेद 61 की बात करें तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है जो संसद द्वारा चलाई जाती है, और ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, USA से ली गई है। फिर इसके बाद में अनुच्छेद 72 में अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रपति को क्षमा या कुछ मामलों में दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण की कुछ चीज़ें बताई गई हैं, ये उनको शक्ति दी गई है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट अगली क्लास में हम लोग उपराष्ट्रपति पर बात करेंगे, और आपका सहयोग और साथ ही हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। तो आपको अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।